जितने भी कानून होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहले, बहुत नाइंसाफी होगी अगर हम संविधान की बात ना करें। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा सर्वोच्च विधि है, सुप्रीम लॉ है, और इसमें प्रक्रियाएं भी बताई गई हैं, और इसमें आपको अधिकार भी बताए गए हैं। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, ये चीज़ें भी बताई गई हैं। योग्यता क्या होगी वो भी बताई गई, तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन से कोई मतलब नहीं। संविधान हमारी सर्वोच्च विधि है। भारत में बनने वाले जो भी कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे वो पूरी तरह से शून्य हो जाएंगे। हम जो कैटेगराइजेशन करते हैं वो संविधान को छोड़कर, तो संविधान को पहले हमने छोड़ दिया। अब हम जो कानून होंगे, जितने भी भारत में विधि हैं प्रवर्तित, उन सभी कानून को, उन सभी लोगों को दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो होगा हमारा, उसे हम कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को बेटर चीजें समझ में आए। सब्सटेंटिव लॉ, हिंदी में इसको कहते हैं मौलिक विधि। दूसरे प्रकार का लॉ होता है, उसे हम कहते हैं प्रोसीडर लॉ। प्रोसीडर लॉ का मतलब होता है प्रक्रियात्मक विधि, जो हमें प्रक्रिया बताता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लें अगर हम, तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी कि कौन से विधि किस प्रकार के होते हैं। तो जैसे आपका हो गया, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब कानून आप लोग जानते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भागीदारी अधिनियम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, संपत्ति अंतरण अधिनियम, जिसको हम लोग शॉर्ट में टीपी एक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आईपीसी, जो अभी बन चुका है बीएनएस, ये ये भी एक हमारा मौलिक विधि है। अब मौलिक विधि क्यों कहते हैं इसको भी हम जरूर देखेंगे थोड़ा सा। दूसरा क्लासिफिकेशन हो जाता है हमारे पास प्रक्रियात्मक विधि में। तो सबसे पहले आता है हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता, सीपीसी। दूसरा आता है हमारा सीआरपीसी, जो अब बन चुका है बीएनएसएस 2023। उसके बाद हमारा बन जाता है लिमिटेशन एक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग परिसीमा अधिनियम कहते हैं, 1963। उसके बाद एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, यानी आपका हो गया निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। एसआरए के बारे में थोड़ी सी डिस्प्यूटेड चीजें हैं, यानी कि इसके कुछ सेक्शंस को मौलिक भी माना जाता है और कुछ को प्रक्रियात्मक भी माना जाता है। तो हम उस विषय पर जब एसआरए पढ़ेंगे तो डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ समझ लीजिए कि लिमिटेशन एक्ट भी, ये भी थोड़ा सा डाउटफुल रहा है कि ये परिसीमा अधिनियम या लिमिटेशन एक्ट प्रक्रियात्मक विधि है या मौलिक विधि है। तो कृष्णप्पा चेटियार के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो एक प्रक्रियात्मक विधि है। तो ये सब जब एक्ट पढ़ेंगे तो और चीजें डिफाइन हम वहां पर करेंगे। अभी बेसिकली हम एक प्रीव्यू ले रहे हैं कि कौन से कानून किस प्रकार से आते हैं। उसके बाद अब आपको ये समझना चाहिए कि इन जो कानूनों का हमने डिफिनेशन दिया है वो क्या करते हैं। तो जो आपके सब्सटेंटिव लॉ होते हैं वो डील करते हैं राइट्स एंड लिबर्टी में। मान लीजिए किसी ने मुझे प्रॉमिस किया था कोई काम करने का, कोई कॉन्ट्रैक्ट संविदा को पूर्ण करने का, लेकिन उसने उस संविदा या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ, ये मुझे अधिकार दिया गया है। या जिस व्यक्ति ने संविदा की है उसको संविदा का पालन करना पड़ेगा, ये उसका कर्तव्य है। उसी प्रकार
भारतीय न्याय संहिता जो पहले आईपीसी में प्रावधान थे डांडिक विधि में, वो भी आपका एक मौलिक विधि है, सब्सटेंटिव लॉ है, जो हमें अधिकार देता है। किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ। किसी ने गाली दी, मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ। तो ये हमें अधिकारों को बताता है। अब सिर्फ अधिकार बताने से तो काम नहीं चलेगा। अधिकार बताने के अलावा ये भी पता चलना चाहिए कि उस अधिकारों को हम प्राप्त कैसे करें। ठीक है, तो उसका प्रोसेस हमें पता चलता है, जहां पर उसको हम बोलते हैं प्रक्रिया विधि। ये आपको अधिकार नहीं देते हैं, ये आपको प्रक्रिया बताते हैं कि आपके साथ अगर आप आईपीसी में केस करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एफआईआर दर्ज करें या परिवाद दर्ज करें। उसी प्रकार सभी चीजों का यहाँ पर प्रक्रिया बताया जाता है। तो जो भी हमारे पास कानून है उनका इस प्रकार के कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं। मौलिक विधि जो है वो हमें हमारे अधिकार और कर्तव्यों को बताते हैं। और प्रक्रियात्मक विधि जो है वो हमें हमारे उस अधिकार तक कैसे पहुंचेंगे उसकी प्रक्रिया को बताते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया दोनों डिफिनेशन। यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे एविडेंस एक्ट को नहीं लिखा है। तो बेसिकली एविडेंस एक्ट को नहीं लिखने का एक बड़ा कारण ये था कि इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आपका बन चुका है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसको हम अगर बेसिकली देखें तो प्रक्रियात्मक विधि ही मानेंगे, लेकिन इसको बहुत विशेष मानते हुए, बहुत विशेष मानते हुए, क्योंकि ये प्रक्रिया का भी प्रक्रिया बताता है। सिविल मैटर में सीपीसी और क्रिमिनल मैटर में सीआरपीसी, इन दोनों का भी प्रक्रिया बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट। इसीलिए ये प्रक्रिया का भी प्रक्रिया बताता है, इसलिए इसको एक उपनाम देते हैं जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव लॉ, विशेषण विधि। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को विशेषण विधि कहा जाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया का भी प्रक्रिया बताता है। सीपीसी में प्रक्रिया दी गई है, बीएनएसएस में प्रक्रिया दी गई है, और ये उनका भी प्रक्रिया बताता है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको अगर हम और क्लासिफाइड करेंगे तो इसको हम विशेषण विधि कहते हैं, एडजेक्टिव लॉ कहते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, ये काफी बार पूछा जा चुका है सिविल जज के एग्जाम्स में, कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है एक एडजेक्टिव लॉ है, विशेषण विधि है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तब आप प्रक्रिया विधि सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर ये ऑप्शन होगा तो सर्वोत्तम आंसर यही होगा। प्रक्रियात्मक विधि ये भी आपके ऑप्शंस में है, और एडजेक्टिव लो यानी विशेषण विधि भी आपके ऑप्शन में है। तो आप हमेशा इसको विशेषण विधि के रूप में सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रक्रिया का भी प्रक्रिया बताता है, इसीलिए इसको विशेषण विधि हम कहते हैं। चलिए, आई थिंक यहाँ तक समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको बेहतर तरीके से अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे। इसी तरह से एक बना सर लीजिएगा। हमने लिख लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना है आप लोगों को? कुछ अगर पूछना है, कोई चीज में डाउट अगर लग रहा है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। कोई डाउट नहीं है? चलिए, नहीं सर। तो हमने पहले पढ़ लिया कि कितने प्रकार के कानून होते हैं, मौलिक विधि को पढ़ा, प्रक्रियात्मक विधियों को समझा। इन सभी को समझने के बाद अब हम आते हैं हमारे टॉपिक सीपीसी पर। तो जो प्रक्रियात्मक विधि होते हैं उसमें मुख्य रूप से दो प्रक्रियात्मक विधि होते हैं। एक होता है आपका सीआरपीसी, जो क्रिमिनल केसेस को डील करता है, डांडिक मामलों के कार्रवाइयों को बताता है, जैसे बीएनएस का, जैसे आईपीसी पुराना था हमारा, और जैसे और कानून जैसे पॉक्सो एक्ट, एससी एसटी एक्ट, जितने भी क्रिमिनल केसेस है उनका प्रोसेस हमको इनसे मिलेगा। दूसरा होता है सीपीसी, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता हम कहते हैं, और ये हमें बताता है सिविल मामलों की प्रक्रिया। अब जितने सिविल मैटर्स हैं, कितने सिविल मैटर्स हैं, कौन कौन सिविल मैटर्स होंगे? आपके मन में ये भी प्रश्न है कि सब सिविल मैटर्स कौन कौन से होंगे?
तो जैसे आपके हो गए क्रिमिनल में बीएनएस, पॉक्सो, SC ST एक्ट, आर्म्स एक्ट, ये सारे, और इतना ही नहीं, बहुत सारे कितने भी क्रिमिनल लॉज हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। सिविल में कौन कौन से आएंगे, तो सिविल को भी देखेंगे हम। तो सिविल में आपको आएंगे जैसे हमारा भारतीय संविदा अधिनियम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। TPA एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम, जो आपके फैमिली लॉ होते हैं वो भी इसी से गवर्न होते हैं। पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, माल विक्रय अधिनियम, ये सभी सिविल मैटर्स हैं। तो ये सभी का जो गवर्न होगा वो इनसे होगा। अगर उसमें कुछ भी हुआ, कोई भी चेंजिंग हुई, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो इससे होगा। और भी बहुत सारे हमारे सिविल लॉज हैं, सभी इससे गवर्न हो गए, ठीक है। तो ये सभी हो गए आपके सिविल लॉ। इनका अगर हनन हुआ, मान लीजिए मैंने किसी के साथ कॉन्टेक्ट किया, एक संविदा की, और उस व्यक्ति ने संविदा को भंग किया जिससे मुझे नुकसान हुआ, मैं संविदा भंग के लिए, प्रतिकर के लिए, कंपेंसेशन के लिए वाद लाऊंगा, तो सिविल प्रक्रिया संहिता का यूज करूंगा। उसी प्रकार अगर क्रिमिनल मैटर होंगे तो इस एक्ट का यूज किया, कोर्ट का यूज किया जाएगा। ध्यान रखेंगे ये दोनों संहिता हैं, ठीक है। ये दोनों CPC, ये भी एक संहिता है, कोड है, और BNSS ये भी एक संहिता है, ये भी एक कोड है। तो संहिता होने से क्या फर्क पड़ेगा, इस चीजों को हम आगे तो डिस्कशन करेंगे ही। फिलहाल के लिए समझें कि संहिता और अधिनियम, दो चीजें आपको मैं बता दूं। एक होता है संहिता यानी कि कोड, एक होता है अधिनियम यानी कि एक्ट, ठीक है। जैसे हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, एक्ट है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम वो एक्ट है, भारतीय साक्ष्य एक्ट है। लेकिन हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता है, CPC एक संहिता है, कोड है। उसी प्रकार BNSS भी एक कोड है, एक संहिता है। तो आप बोलेंगे सर ये संहिता और अधिनियम में क्या ऐसा अंतर है, क्या दोनों के बनाने में कोई अंतर है? तो अंतर बिल्कुल नहीं है। बनाने वाला भी एक, और दोनों को बनाया भी गया है एक ही तरीके से, ठीक है। जैसे भगवान ने महिला और पुरुष को बनाया है, तो बनाने वाले भी एक। इनको कानून को कौन बनाते हैं, संसद के द्वारा बनाया जाता है। तो बनाने वाले भी एक है दोनों को, और बनाने की प्रक्रिया भी वही है, संसद में पेश करेंगे, राष्ट्रपति का शासन साइन होगा, एसेंट मिलेगा उनका, उसके बाद वो कानून बनेगा। प्रक्रिया भी सेम है। तो बनाने वाले भी सेम और प्रक्रिया भी सेम, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आप बोलेंगे सर अंतर क्या है? अंतर है इनके बनाने के, जिस हमने चीजों को यूज किया उसमें। कोड का मतलब होता है कि पहले से कोई कानून चल रहा है, और उस कानून में सपोज कीजिए पहले से कोई एक एक्ट चल रहा है, उसका एक, हम समझ लेते हैं एक बुक बना हुआ है, एक कानून की बुक बनी हुई है। हमें कोई नया कोड बनाना है, तो हमने क्या किया, इस बुक से जितने चैप्टर या जितने पेजेज हमें इंपॉर्टेंट लगे, उस पेज को वहां से निकाल लिया, दो तीन बुक और देखा, उससे कुछ पेजेज निकाल लिए, और इन सभी को जोड़कर कुछ न्यू पेज ऐड करके, कुछ न्यू प्रावधान ऐड करके हमने एक कोड बना लिया। ये इनका मेकिंग का प्रोसेस होता है। यानी पहले के कानूनों के कुछ प्रावधान, दूसरे कानूनों के कुछ प्रावधान, वर्तमान में कुछ नए कानूनों के प्रावधानों को साथ जोड़कर एक नया प्रावधान बना दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं कोड। समझ में आ गई बात? बहुत आसान है। यहाँ पर पेजेस से आप समझेंगे, बुक का मतलब समझेंगे कोई अधिनियम, कोई भी कानून, और पेजेस का मतलब समझेंगे प्रावधान। अधिनियम कैसे बनेगा, एक्ट कैसे बनते हैं? तो एक नॉर्मली एक फ्रेश हमारा ड्राफ्ट होता है, यानी कुछ से पहले कुछ कानून चल रहा हो या नहीं चल रहा हो उससे मतलब नहीं है, हम एक फ्रेश तरीके से नए प्रावधानों को जोड़कर हम कुछ बना देते हैं कानून के रूप में, उसे हम बोलते हैं एक्ट। अब आप बोलेंगे सर ऐसी परिभाषा हमें कहाँ मिलेगी, कहाँ हम पढ़ सकते हैं? तो ऐसा कोई श्योर शॉर्ट डिफिनेशन नहीं है।
बट अगर हम इसके दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे तो इससे बेहतर हमें अंतर भी नहीं मिलेगा। तो कोड या संहिता का मतलब हुआ कि पहले से चल रही कानूनों को वर्तमान में कुछ और प्रावधानों के साथ जोड़कर एक नया कानून बना देना संहिता या कोड कराता है। और एक्ट का मतलब होता है कि पहले से कुछ कानून हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं है, हम एक फ्रेश तरीके से नया ड्राफ्ट बनाते हैं और उसको संसद में पारित करा के हम कानून बनाते हैं, उसको हम एक्ट या अधिनियम बोलते हैं। क्लियर? तो सर बीएस से भी तो ऐसे ही बना है जैसे बीएनएसएस बना है। हम्म। तो भारतीय साक्ष्य तो अधिनियम, उसको अधिनियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पहले भी अधिनियम ही था और अभी भी अधिनियम ही है। लेकिन आपका सीआरपीसी पहले भी कोड था और अभी भी कोड है। आपका आईपीसी पहले भी कोड था और अभी भी कोड है। बस इसी प्रोसेस को फॉलो कर दिया गया है। मैंने जैसे आपको बताया, आपका जो प्रश्न है वो उचित है कि सर इसको भी तो उसी तरह से बनाया गया है। पुराना बीएसए को हमने कॉपी किया है, सीआरपीसी के प्रावधानों को बीएनएसएस में कॉपी किया गया है, आईपीसी के प्रावधानों को हमने बीएनएस में कॉपी किया है। आपका बोलना सही है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो परिभाषा है ये एक दोनों को अंतर को समझने के लिए यूज किया जाता है। कोई सार्वभौमिक परिभाषा इसकी नहीं है कि हम इन दोनों को कोई बहुत विशेष रूप से अंतर करें। बोलने का तरीका है कि कोड कुछ को बोला जाता है, कुछ को संहिता बोली जाती है। तो जैसे पहले बोला जाता था उसी को हम अभी भी यूज कर रहे हैं। सीआरपीसी पहले भी कोड यानी संहिता था, इसको अभी भी कोड या संहिता बोल रहे हैं, बस यही बात है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पुराना रूप इंडियन एविडेंस एक्ट पहले भी एक एक्ट था और अभी भी ये एक्ट है। क्लियर? ठीक है। और सीआरपीसी, आईपीसी, ठीक है सीपीसी सर। ये सब पहले भी कोड थे और अभी भी कोड है संहिता के रूप में। चलिए, तो हमने काफी कुछ सीखा और समझा। अब हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक है सिविल प्रक्रिया संहिता, सीपीसी इसको शॉर्ट में कहा जाता है, उसके बारे में जानने के लिए आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे। सर जहाँ लिखना हो वहाँ आप बता दीजिएगा। बिल्कुल। जो जो चीज़ें नोट करने वाली होगी वहाँ पे मैं बताते जाऊँगा ताकि दिक्कत नहीं हो। और इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा पॉइंट लगे कि जो रिलीवेंट है, जैसे मैं कुछ अभी ऐसी चीज़ें भी बताऊँगा जो एक बार समझने लायक चीज़ें हैं, जिनका बहुत ज़्यादा उद्देश्य नहीं होता है, बस वो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसको एक बार पढ़कर समझ लें। तो ऐसी चीज़ों को बस समझ लेना है, लिखने की आवश्यकता नहीं। तो हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता जो है, इसके साथ इसमें टोटल 158 धाराएं, टोटल सेक्शंस हैं आपके। इसमें टोटल 5 अनुसूचित हैं। इसको लिखिएगा मत, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 लिखा है, वर्तमान में अभी एक ही है। कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा अभी। में से 4 निश्चित। निश्चित का मतलब उसको हटा दिया जाता है सरकार के द्वारा। कानून में कोई चीज निश्चित या रिपील करने का अधिकार किसको है? कानून में किसी शब्द को, किसी सेंटेंस को, किसी धारा को निश्चित या रिपील करने का अधिकार किसको है? बताइए, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है ये। संसद को। संसद को, वेरी गुड। तो जो बना सकता है वही मिटा भी सकता है। तो संसद को कानून बनाने का अधिकार है और संसद को कानून मिटाने का भी अधिकार है। ठीक है, तो ये दोनों काम सिर्फ और सिर्फ संसद ही कर सकते हैं। समय समय पर इसमें जो टोटल थे उनको समय समय पर रिपील करते चला गया। जितने धाराएं थी 158 वो तो हैं हमारे पास, लेकिन 5 जो अनुसूची थे उसमें प्रथम अनुसूची,
इस चीज को राइट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अनुसूची, सिर्फ एक चीज समझने के लिए। जो लिखना होगा मैं आपको बताऊंगा। 51 इसमें आदेश हैं, 51 ऑर्डर्स इसमें दिए गए हैं। उसके बाद द्वितीय अनुसूची यानी कि सेकेंड शेड्यूल 1940 में इसको रिपील किया गया, और इसके स्थान पर बन गया आपका एक और कानून जिसको हम लोग माध्यस्थम अधिनियम कहते हैं। अभी इसमें और संशोधन करके माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, आर्बिट्रेशन एक्ट एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट बना दिया गया है, जो आपके कंपनियों आदि के विवादों को सुलझाने वाली एक्ट के रूप में हम जानते हैं। तो इनमें से 5 अनुसूची या शेड्यूल थे, उनमें से समय समय पर शेड्यूल्स को हटाते गए सरकार के द्वारा, क्योंकि शायद उनकी आवश्यकता खत्म हो गई थी या उसको कोई अलग कानून के रूप में दर्जा दे दिया गया था, इसीलिए उन सबको हटा दिया गया। ये जो मैं डेट लिख रहा हूँ, ईयर लिख रहा हूँ, ये ईयर उनके हटाने का था, यानी कि इन सालों में उनको हटा दिया गया है। फोर्थ शेड्यूल आपका अनुसूची जो है वो 1952 में रिपील किया गया। जैसे जैसे सरकारों को उनका काम नहीं लगा, उन्होंने उसको हटाते गए जिनकी आवश्यकता नहीं थी, या उसको अलग से कोई और कानून में डाला गया क्योंकि उनको लगा कि इसकी आवश्यकता इस कानून में नहीं है। तो ये सब कोई डेट याद नहीं करना है आपको। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि सीपीसी आपको आसान लगेगा, इसलिए मेरा ये पूर्ण दायित्व तो बनता है कि मैं आपको इसको आसान बना के बताऊं, भारी बना के नहीं। तो इसलिए मैंने बताया कि आपको ये चीज़ें याद नहीं करनी है, सिर्फ ध्यान में रखना है कि ऐसा हुआ था। याद क्या रखना है, ये इसी को आप लिखेंगे भी, लिखना चाहे तो ये सारी चीज़ें लिख लें आप, बट ध्यान जो रखना है, याद रखना है बहुत अच्छे से, वो ये चीज़ें। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखेंगे कि हमारे सिविल प्रक्रिया संहिता में जो आदेश हैं उसमें से 21 वाला जो आदेश है, आदेश संख्या 21, वो सबसे बड़ा है। इसको लिख लीजिए, इसको याद रखिए। आदेश संख्या 21 सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें 106 नियम है, रूल्स। आदेश और नियम सुन के डर लग रहा होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत आसानी से हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो डरने की जरूरत तब तक है जब तक आपने इसको पढ़ा नहीं है, उसके बाद ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाने वाला है। तो वर्तमान में हमारा जो सिविल प्रक्रिया संहिता है उसमें देखेंगे, एक पॉइंट, 1 जनवरी 1909 को लागू हुआ। इन्फोर्समेंट डेट में लिखा रहा हूँ, ये डेट पर लागू हो गया था। ये केम इनटू फोर्स का डेट है आपका, यानी कि इस तिथि को, इस तारीख को ये कानून लागू हो चुका था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये सब चीजें आप लोग राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे। पंजीकरण अधिनियम, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इसका तारीख भी सेम है। रजिस्ट्रेशन एक्ट का भी तारीख सेम है। दोनों का उद्भव 1 जनवरी 1908 को ही हुआ था, सॉरी 1909। ध्यान रखिए कि आप लोग जो कानून पढ़ रहे हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता, वो 1908 की है, लेकिन उसको सम्मति लागू जब किया गया था, लागू करने की तारीख 1 जनवरी 1909 था। जैसे आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 का कानून है 2024 में, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे दिमाग में। उद्देश्य आपका डाउट क्लियरेंस होता है। तो 1 जनवरी को जो लागू हुआ था हमारा सीपीसी, उसी तिथि को रजिस्ट्रेशन एक्ट भी लागू हुए थे। दोनों इस हिसाब से भाई भाई हैं। उसके बाद हमारे सीपीसी जो है सिविल प्रक्रिया संहिता में, वो समवर्ती सूची में है। इसका मीनिंग कंकरेंट लिस्ट होता है। संविधान के 7वीं अनुसूची में ये समवर्ती सूची में है, आता है, और उसमें भी इसका प्रविष्टि संख्या 13 है, 13। इसका मतलब होता है संविधान में 12 अनुसूची हैं, शेड्यूल हैं, और उन 12 अनुसूचियों और शेड्यूल में से जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है, उस अनुसूची में, उस शेड्यूल में बताए गए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शक्तियों का बंटवारा किया गया है। बांट दिया गया है काम
कि संसद क्या क्या काम करेगी और विधानसभा क्या क्या काम करेगी। उसी क्रम में शक्तियों का जो बंटवारा किया गया तो कानूनों का भी बंटवारा हो गया। तो सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता जो है, इसमें स्पष्ट रूप से समझेंगे कि कानून या विधि बनाने का अधिकार किसको है। तो इस समवर्ती सूची में होने के कारण इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों को ये शक्तियां प्राप्त है। बीएनएसएस में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों संशोधन कर सकती है। क्लियर। इवन जो आपका बीएनएस है उसमें भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों संशोधन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो कानून हैं आपके, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों संशोधन कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर राज्यों की स्थिति थोड़ी सी चेंज हो सकती है। जैसे रेप के मैटर में, बलात्संग के मैटर में जो सजा का प्रावधान है वो संपूर्ण भारत में बीएनएस के तहत सेम है। सेक्शन 63 से जो स्टार्ट हो गया है, सेक्शन 64, 5, 7, 9 ये सब में आ गया आपका। 72 तक का आपका मोटे मोटे तौर पर इस रेप के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें जो सजा है वो तो पूरे भारत में लागू होगी क्योंकि बीएनएस तो पूरे भारत में लागू है। लेकिन अभी वेस्ट बंगाल ने, अभी रिसेंटली आप लोगों का जो भी एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि अपराजिता एक्ट, अपराजिकता एक्ट जो है वो किस चीज से संबंधित है या किस देश ने इसको अभी लॉन्च किया है। तो ये जो कानून बना है ये कोलकाता रेप के कांड के बाद रेप से संबंधित एक अधिनियम है जिसको वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल सरकार ने लागू किया है। इसमें रेप से कुछ जो रेप के मामलों में कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। समझ गए। तो यहाँ पर आईपीसी में संशोधन वो अपने अनुसार कुछ अपराधों की सजा बढ़ाकर कुछ को कम करके ऐसा कर सकते हैं। जैसे चोरी, अब किसी राज्य को लगे कि हमारे यहाँ चोरी बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो क्या करेंगे, उस चोरी की सजा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये चीजें चेंज होती हैं। तो आपका आईपीसी जो अभी बीएनएस बन चुका है, आपका सीआरपीसी जो बीएनएसएस बन चुका है, आपका सीपीसी, आपका संपत्ति नियंत्रण अधिनियम टीपी एक्ट, ये सभी और इस तरह से और भी बहुत सारे कानून, उन पर दोनों को समान अधिकार होता है संशोधन करने का। केंद्र सरकार भी संशोधन कर सकती है, राज्य सरकार भी संशोधन कर सकती है। अंतर क्या होगा, केंद्र सरकार जब संशोधन करेगी तो वो संपूर्ण भारत में लागू हो जाएगा, लेकिन राज्य सरकार जो संशोधन करेगी वो उसी राज्य में लागू होगा। मान लीजिए यूपी ने अपने शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश राज्य ने अग्रिम जमानत को, एंटीसिपेटरी बेल को स्थिर कर दिया था बहुत लंबे समय तक। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत नहीं हो रहा था, संपूर्ण भारत में जहां जहां बीएनएसएस या सीआरपीसी लागू तो वहां चल रहा था। बट अब 2019 से वहां भी एक्टिव कर दिया गया तो राज्य सरकार भी अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, लेकिन उसके द्वारा संशोधन सिर्फ उसी राज्य में लागू होंगे। आप अपने बैरेक्ट में देखते होंगे कि उसमें लिखा होता था राज्य संशोधन। पश्चिम बंगाल ने ये किया, उत्तर प्रदेश ने वो किया, राजस्थान ने ये किया, बिहार ने ये किया, हर राज्य अपना थोड़ा थोड़ा संशोधन करते हैं। जैसे भरण पोषण की राशि कितनी मिलेगी किसी व्यक्ति को, इसका हमारे सीआरपीसी धारा 125 में और बीएनएसएस की धारा 144 में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। वो मजिस्ट्रेट या कुटुंब न्यायालय के विवेक पर है। लेकिन कुछ राज्यों में उसका अमाउंट फिक्स किया हुआ है, तो उन चीजों को राज्य सर उसी राज्य में वो काम आएंगे। क्लियर। कोई कंफ्यूजन। नहीं सर। कुछ ऐसी चीजें, ऐसी जानकारी है जो सिर्फ इस एक्ट के लिए या कोर्ट के लिए नहीं है, वो सभी चीजों में आपको काम आएगी। तो उसको भी उस ढंग से आप लोग ध्यान रखेंगे ताकि एक ही चीज को समझने में दिक्कत कभी ना हो हमें। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा कि चलो हाँ भाई इस तरह से बातें हैं। तो समवर्ती सूची में है, ये एक प्रक्रियात्मक विधि है, पूरी तरह से प्रोसीजर लो है। कुछ ऐसे सेक्शन हो सकते हैं जैसे आपका रेस जुडिकाटा वगैरह लगेगा कि वो मौलिक विधि जैसा है, बट ये पूरी तरह से प्रोसीजर लो है, इसको प्रोसीजर लो ही माना गया है। इसमें टोटल कुल अध्याय, कुल अध्याय इसमें पूछा नहीं जाता है इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं।